साइंटिस्ट था कार्ल फ्रिडरिक गाउस। इस साइंटिस्ट ने किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाले फ्लक्स तथा उस बंद पृष्ठ में उपस्थित आवेश के मध्य संबंध स्थापित करने के लिए नियम दिया था, जिसे गाउस का नियम कहते हैं। इस नियम के अनुसार यदि किसी बंद पृष्ठ में, बंद पृष्ठ का मतलब है गोला, बेलन, कुछ भी हो सकता है, उस बंद पृष्ठ के अंदर उपस्थित आवेश के कारण इस पृष्ठ से क्या होता है, फ्लक्स उत्सर्जित होता है। फ्लक्स का मतलब विद्युत क्षेत्र रेखाएं इस बंद क्षेत्रफल से बाहर निकलती है। बंद क्षेत्रफल से, किसी क्षेत्रफल से गुजरने वाली विद्युत क्षेत्र रेखाओं की संख्या को क्या कहते हैं, फ्लक्स कहते हैं। तो इससे गुजरने वाला जो फ्लक्स है डी फाई, गुजरने वाला कुल फ्लक्स फाई, वो इसमें उपस्थित कुल आवेश तथा अपसाइडा जीरो के अनुपात के बराबर। देखो भाई, अगर किसी भी बंद पृष्ठ के अंदर मान लेते हैं धनावेश है, तो इससे विद्युत क्षेत्र रेखा बाहर निकलेगी और विद्युत क्षेत्र रेखाएं किसी क्षेत्रफल से अगर बाहर निकल रही है तो हम कहेंगे विद्युत फ्लक्स फाई उत्सर्जित हो रहा है, निर्गत हो रहा है। किसी विद्युत क्षेत्र में स्थित या किसी निर्वात या माध्यम में स्थित बंद पृष्ठ से निर्गत फ्लक्स फाई, बंद पृष्ठ से गुजरने वाला फ्लक्स फाई, उस बंद पृष्ठ के अंदर उपस्थित आवेश, कुल आवेश, कुछ भी हो सकता है, कुल आवेश तथा निर्वात की विद्युतशीलता के अनुपात के बराबर होता है। एक बार मैं लिख लेता हूं, निर्वात में, निर्वात अथवा वायु लिख सकते हैं, वायु में किसी बंद पृष्ठ से पारित या गुजरने वाला फ्लक्स, फ्लक्स भी क्या, कुल फ्लक्स, कुल फ्लक्स उस बंद पृष्ठ द्वारा, उस बंद पृष्ठ द्वारा परिबद्ध कुल आवेश तथा निर्वात की विद्युतशीलता के अनुपात के बराबर होता है। अर्थात माना किसी बंद पृष्ठ से फाई फ्लक्स निर्गत हो रहा है तथा बंद पृष्ठ में कुल आवेश सिग्मा क्यू है,
तब गाउस नियम से हम क्या लिख सकते हैं, समीकरण हमारे पास क्या आएगी, गाउस नियम से फाई बराबर सिग्मा क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ये हमारी इक्वेशन आ जाएगी, गाउस नियम का पूरा कथन आ जाएगा। एक बार नोट कर ले या स्क्रीनशॉट ले ले, फिर आगे चलते हैं। हमारे पास इक्वेशन नंबर 1 आई है, फाई इज इक्वल टू समीशन ऑफ क्यू अपॉन एप्सिलॉन। कूलॉम नियम में हमारे पास आया था के, और के की वैल्यू होती है 1/4 पाई एप्सिलॉन। क्या होती है, 1/4 एप्सिलॉन नॉट। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, 1/एप्सिलॉन नॉट को यही रखें और 4 पाई इसके गुणा में आ जाएगा, तो आ जाएगा 4 पाई के। इसको हम इक्वेशन नंबर 2 से 1/एप्सिलॉन नॉट का मान यहां रखते हैं। समीकरण 2 से 1/एप्सिलॉन नॉट का मान समीकरण 1 में रखने पर 1 में रख देता हूं, तो 1 में रख देंगे तो हमारे पास फाई इज इक्वल टू आ जाएगा, क्या आ जाएगा भाई, 4 पाई के समीशन। इतना नोट करें, फिर आगे चलते हैं। मैं मिटाई देता हूं इक्वेशन, एक बार मैं यहां लिख देता हूं। हमारे पास आया था पाई इज इक्वल टू 4 पाई के समीशन क्यू। तो देखो भाई, हमारे पास ये कोई बंद पृष्ठ है और इस पृष्ठ पे हमने एक अल्पांश ले लिया डी ए। क्या ले लिया, डी ए अल्पांश ले लिया। इस पे हमने क्या ले लिया, डी ए अल्पांश ले लिया, और इसके कारण इधर से गुजरने वाले फ्लक्स का जो मान है ये वेक्टर है, और इनके बीच का जो एंगल है वो थीटा है। 2 मिनट थोड़ा सा बड़ा कर देता हूं, थोड़ा बड़ा बना देता हूं। मान लेते हैं ये हमारे पास कोई पृष्ठ है, इस पे हमने क्या कर लिया, कोई क्षेत्रफल ले लिया, पृष्ठ ले लिया। इस पृष्ठ का जो क्षेत्रफल सदिश है वो इस तरफ है, और ये क्षेत्रफल सदिश क्या है, डी ए वेक्टर, और विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा ये है ई वेक्टर। इसके बीच एंगल थीटा है। तब फाई को हम विद्युत फ्लक्स की परिभाषा से, क्या, विद्युत फ्लक्स की परिभाषा से हम जानते हैं कि फाई इज इक्वल टू, अब ये छोटा सा क्षेत्र है तो हम कुल फ्लक्स ना लेके छोटा सा डी फाई इज इक्वल टू ई वेक्टर डॉट डी ए वेक्टर, ई वेक्टर डॉट डी ए वेक्टर लेंगे। अब इस कुल पृष्ठ के कारण हम विद्युत फ्लक्स ज्ञात करना चाहते हैं, तो हमारे पास आएगा फाई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन
फॉर क्लोज सरफेस, ये थोड़ी सी बात याद रखना, समाकलन के ऊपर ये गोल लगा दिया, इसका मतलब ये पृष्ठ क्या है, बंद पृष्ठ के लिए समाकलन कर रहे हैं हम। ये बात याद रखना, बंद पृष्ठ के लिए समाकलन है ई वेक्टर डॉट डी वेक्टर। ये हमारी इक्वेशन नंबर आ गई कितनी, 3। समीकरण 1 तथा 3 की तुलना करने पर, 1 व 3 की तुलना करेंगे, हमारे पास आएगा फाई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन फॉर क्लोज सरफेस ई वेक्टर डॉट डी ए वेक्टर इज इक्वल टू समीशन ऑफ क्यू अपॉन एप्सिलॉन, और इसके बराबर ये भी लिख सकते हैं 4 पाई के समीशन ऑफ क्यू। तो कुल मिला के हमारे पास ये इक्वेशन आ गई, इक्वेशन नंबर, इसका हम 4 है। तो गाउस नियम के ये रूप हो सकते हैं, ये प्रकार हो सकते हैं, इस तरीके से इसको व्यक्त किया जा सकता है। तो ये था भी गाउस नियम। गाउस नियम कहता है कि किसी बंद पृष्ठ से निर्गत कुल फ्लक्स उस बंद पृष्ठ में उपस्थित आवेश, कुल आवेश तथा निर्वात की विद्युतशीलता के अनुपात के बराबर होता है। वैज्ञानिक गाउस ने ये नियम दिया फ्लक्स तथा आवेश के मध्य संबंध को व्यक्त करने। ये पूरी इक्वेशन आपको याद रखनी है। अब नेक्स्ट टॉपिक है हमारा कूलॉम नियम से, कूलॉम नियम से गाउस नियम की व्युत्पत्ति। कूलॉम नियम गाउस नियम से कैसे आया, इस पे हम चर्चा करेंगे। हमने माना कोई पृष्ठ इस तरीके का है और इस पृष्ठ के अंदर टोटल आवेश Q है, टोटल आवेश Q है। हम इसके कारण एक बार ऐसा कर लें, चित्र तो आपको वैसे बनाना है। देखो भाई, ये कोई बिंदुवत आवेश था, इस आवेश के कारण हम बिंदु P पर, P जो कितनी दूरी पर है, R दूरी पर है, बिंदु P जो R दूरी पर स्थित है, इस बिंदु P पर विद्युत फ्लक्स ज्ञात करना चाहते हैं। तो इस हेतु क्या करेंगे, बिंदु P को परिधि पर होते हुए, मतलब बिंदु O को केंद्र मानते हुए R त्रिज्या का एक क्या खींच देंगे, सर्कल खींच देंगे, वृत्त खींच देंगे। या इसको जरूरी नहीं है बंद पृष्ठ लेना है, कैसा ही ले सकते हैं, बंद पृष्ठ लेंगे और यहाँ पर हम एक छोटा सा क्षेत्रफल अल्पांश ले लेंगे। इस बिंदु P पर क्षेत्रफल अल्पांश ले लेंगे। अब इस क्षेत्रफल अल्पांश की जो दिशा है, मान लेते हैं इस तरफ है, डी ए वेक्टर इस तरफ है और इस तरफ है ई वेक्टर। इसके बीच एंगल है थीटा, इसके बीच एंगल क्या है, थीटा है। तो सबसे पहले सर्वप्रथम
कूलॉम नियम से हम जानते हैं कि आवेश Q के कारण बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता किस तरीके से लिखेंगे? E वेक्टर इज इक्वल टू 1/4πε0 डॉट Q अपॉन R स्क्वायर R कैप। ये हमारी इक्वेशन नंबर 1 आ गई। इक्वेशन नंबर 1 आ गई है। विद्युत फ्लक्स की परिभाषा से हम जानते हैं कि यहाँ पे विद्युत फ्लक्स नहीं, गाउस नियम लिखें। गाउस नियम की परिभाषा, गाउस नियम से क्या लिखेंगे? गाउस नियम से, गाउस नियम क्या कहता है? फाई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन फॉर क्लोज सरफेस E वेक्टर डॉट dA वेक्टर is equal to summation of Q upon epsilon। इतना लिख रहे हैं आपने। अब इस इक्वेशन को हम इस रूप में लिख लेंगे, E वेक्टर डॉट dA वेक्टर अब देखो समीशन Q है, उसकी जगह हम क्या यूज कर रहे हैं? सिर्फ Q। टोटल आवेश कितना है? Q के बराबर है, क्योंकि सिग्मा Q इज इक्वल टू Q है। तो ये हमारे पास इक्वेशन आ जाएगी। अब समीकरण, इसको नंबर दे दो, समीकरण नंबर 2। समीकरण नंबर 2, समीकरण 2 में E वेक्टर का मान समीकरण 1 से रखने का। रखें फटाफट, इसको नोट करते हैं, फिर आगे चलते हैं। चलो, तो ये हमारे पास आ गया। इसमें हम E वेक्टर का मान रखेंगे, तो फाई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन, E वेक्टर का मान है 1/4πε0 डॉट Q बटे में R स्क्वायर R कैप डॉट dA वेक्टर, dA वेक्टर। ये हमारा एकांक सदिश है और ये dA वेक्टर है। R कैप डॉट dA वेक्टर को हम लिख सकते हैं dA cos थीटा, dA cos थीटा। अब ये आएगा, लेकिन इसका मापांक आएगा, R कैप का जो मापांक होता है वो 1 होता है, इसलिए इसको नहीं लिखा है। तो मैं इसकी जगह डायरेक्ट लिख रहा हूं। जो चीज बाहर आ रही है, आवेश Q बाहर आ जाएगा, 4πε0 बाहर आ जाएगा, इंटीग्रेट S वो सरफेस है, याद रखना। और इसको हम हल करेंगे तो आ जाएगा dA cos थीटा बटे में R, dA cos थीटा बटे में R स्क्वायर। ये फाई का मान है। इसको हम एक बार इक्वेशन नंबर दे देते हैं कि अगर समझ में नहीं आया है तो दोबारा से समझो। हमने E वेक्टर का मान रखा, जो समीकरण आई थी हमारे कूलॉम नियम से, उसका ये मान है। और dA वेक्टर जो आ रहा है यहाँ से आ रहा है, dA वेक्टर।
अब ये दोनों डॉट प्रोडक्ट में है, का मतलब है दो सदिशों का अदिश गुणनफल है। तो जब दो सदिशों के बीच में डॉट होता है तो डॉट हटते ही क्या आता है, कोस आता है। जबकि ये क्या है, एकांक सदिश है। एकांक सदिश वह सदिश होता है जिसका परिमाण एक होता है। तो इसका जो परिमाण क्या है, एक है। एक का इसके साथ गुणा हुआ तो एक गायब हो जाता है। एक की आदत ये है कि खुद ही गायब हो जाता है, खुद का वर्ग सिस्टम दिखाता नहीं है। और जीरो की क्या सिद्धि है कि जिसके साथ गुणा होता है उसको अपने जैसा कर देता है। तो देखो भाई, ये चीज अब हमने पढ़ा था, 7 भौतिक राशियां पढ़ी थी, मूल भौतिक राशियां। इसके अलावा 2 राशियां पढ़ी थी, एक्स्ट्रा अलग से पढ़ी थी, जिसमें कोण था और ठोस कोण था। कोण और ठोस कोण था। तो इसमें जो बनेगा वो ठोस कोण होगा, क्योंकि ये बंद प्रश्न है। इसमें बढ़ने वाला कोण क्या होगा, ठोस कोण होगा, और वो होगा डी ओमेगा। ठोस कोण को हम ओमेगा से प्रदर्शित करते हैं, क्योंकि ये क्षेत्रफल है, अल्पांश है, क्षेत्रफल अल्पांश है। इस कारण से यहाँ पे बढ़ने वाला कोण क्या है, डी ओमेगा है। अब डी ओमेगा तो समझो कैसे हम इसके बारे में कैलकुलेशन करेंगे। जैसे कि हमने वृत्त के अंदर पढ़ा था, उसका बड़ा बना देता। जैसा कि हमने वृत्त के अंदर पढ़ा था, ये वृत्त का केंद्र है और ये वृत्त पर चाप है, मान लेते हैं यहाँ से यहाँ तक, और इस चाप की लंबाई l है ना, और ये बिंदु यहाँ मिल गया, इसकी त्रिज्या को प्रदर्शित करता है। ये कहीं पे भी मिले त्रिज्या के बराबर ही होगा। और इस चाप की दूसरे सिरे से एक और हमने मिला दी त्रिज्या, ये भी त्रिज्या के बराबर है, ये थीटा है। तो हमने थीटा बराबर ज्ञात किया था, तो आया था चाप बटे में त्रिज्या। क्या आया था, चाप बटे में त्रिज्या, ये रिलेशन आया था। ठीक इसी तरीके से ठोस कोण के लिए हमने करना है, ठोस कोण के लिए हमने करना है। तो देखो भाई, इसमें r की जगह r² आएगा। और दूसरी बात देखो भाई, r की जो दिशा है ये है, तो इस दिशा में r कैप भी है। क्या है, r कैप है। अगर हम इसको इस दिशा में लाए, इसको इस दिशा में लाए, तो समझ में दिख रहा होगा। अगर हम डीए वेक्टर को इस r कैप की दिशा में लिखना चाहें तो क्या लिखेंगे, लिखेंगे हम डी ए कोस थीटा। क्या लिखेंगे, डी ए कोस थीटा। तो जिस प्रकार इसमें हमने कोण को लिखा था, ठीक उसी प्रकार हम लिखेंगे डी ओमेगा इज इक्वल टू क्षेत्रफल अल्पांश, उसी डायरेक्शन में जिस डायरेक्शन में आर है, आर कैप की जो डायरेक्शन है उसी डायरेक्शन में होना चाहिए क्षेत्रफल सदिश। और डी ए कोस थीटा बटे में, उसमें आर लिखते थे, इसमें आर स्क्वायर। ये चीज हमें याद आनी चाहिए। ये क्या है, याद रहना चाहिए, ठोस कोण। ठोस कोण होता है डी ओमेगा बराबर डी ए कोस थीटा बटे में आर। बहुत अच्छी बात, समझ गए होंगे। तो हम यहाँ क्या करेंगे, डी ए कोस थीटा बटे में आर स्क्वायर की जगह क्या लिख देंगे, डी ओमेगा। हमारे पास आएगा फाई इज इक्वल टू क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटीग्रेशन फॉर क्लोज सरफेस। यहाँ पे हम लिखेंगे डी ओमेगा। अब क्योंकि इंटीग्रेशन डी ओमेगा बराबर होता है, देखो भाई, अगर हम किसी स्पीड की बात करें तो जो कोण डी ओमेगा होगा वो होगा 4 पाई की। जैसे कि हम बात कर रहे थे इसके लिए, अगर वर्ग की बात करते हैं तो इस बिंदु पर बढ़ने वाला कोण कितना होता है, 360 डिग्री।
यानी कि 2 पाई। और अगर स्पीड के लिए बात करेंगे तो याद रखना है हमें 4 पाई। किसी गोले के लिए अगर हम बात करेंगे तो गोले के केंद्र पर बनने वाला कोण जो होगा, ठोस कोण जो होगा वो होगा 4 पाई। तो यहाँ पे रख देंगे 4 पाई। पाई इज इक्वल टू क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू 4 पाई। 4 पाई से 4 पाई कैंसिल, हमारे पास आ गया गाउस नियम क्यू अपॉन एप्सिलॉन। हमारे पास क्या आ गया, गाउस नियम आ गया, फाई बराबर क्यू अपॉन एप्सिलॉन। तो यही गाउस नियम है। गाउस नियम को इस प्रकार से व्युत्पन्न किया जा सकता है। अब गाउस नियम से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण तथ्य पढ़ेंगे, उसके बाद क्लास को खत्म करेंगे। मैं मिटा देता हूं इसको। गाउस नियम से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य, ये हमारी ये हेडिंग है। एक चीज को हम देखो भाई, पहली बात, गाउस नियम उन्हीं क्षेत्रों के लिए लागू रहता है, वो चाहे विद्युत क्षेत्र है चाहे चुंबकीय क्षेत्र है, उन्हीं क्षेत्रों के लिए लागू रहता है जो कूलॉम नियम का पालन करता है। जो कूलॉम नियम का पालन करता है, अर्थात व्युत्क्रम वर्ग के नियम का पालन करता है। यानी कि ऐसा क्षेत्र जिसमें ये देखो वर्ग है और व्युत्क्रम वर्ग के नियम का पालन करता है, उसी क्षेत्र के लिए ये लागू रहता है गाउस नियम, अन्यों के लिए लागू नहीं रहता है। दूसरा, इसी के अंदर निर्वात तथा माध्यम दोनों के लिए ये लागू रहता है, वैध रहता है। दूसरी बात करें तो हमने बात करी थी परिबद्ध आवेश की, है ना। परिबद्ध आवेश का मतलब है, यदि हमने कोई क्षेत्रफल लिया है और वो बंद क्षेत्रफल बंद होना चाहिए, ऐसे नहीं कि खुला हो, बंद क्षेत्र परिबद्ध। इस क्षेत्रफल के अंदर जितना भी आवेश है, चाहे कहीं पे भी है, इसके अंदर उपस्थित जो भी आवेश है उसका बीजगणितीय योग, उसका बीजगणितीय योग यानी कि Q इज इक्वल टू Q1 प्लस Q2 प्लस Q3। अगर ऋणावेश है तो घट जाएगा, धनावेश है तो जुड़ जाएगा। परिबद्ध आवेश का मतलब उस बंद पृष्ठ के अंदर उपस्थित आवेश है। अब देखो आकृति, ये जो फ्लक्स जो निर्गत होता है, फ्लक्स निर्गत हो या निवेशी हो, निर्गत हो चाहे निवेशी हो, दोनों हो सकते हैं, निर्गत भी हो सकता है, निवेशी हो सकता है। इसके बारे में आगे इसी में करेंगे बात। तो जो फ्लक्स निर्गत होता है वो इसकी आकृति पे निर्भर नहीं करता है। आकृति कैसी भी हो सकती है, इस पृष्ठ की आकृति कुछ भी हो सकती है, इसकी आकृति पर निर्भर नहीं करता है। 2 नंबर पॉइंट, जो निर्गत फ्लक्स है या निवेशी फ्लक्स है, निर्गत फ्लक्स है, वो बंद पृष्ठ की आकृति पर निर्भर नहीं करता है। तीसरी बात,
आवेश वितरण पर निर्भर नहीं करता, आवेश वितरण पर निर्भर नहीं करता है। देखिए कोई पृष्ठ है, इसमें आवेश किस तरीके से वितरित है इस पर निर्भर नहीं करता है। आवेश कैसे भी निर्भर हो, इसके कुल आवेश पर निर्भर करता है, इसमें कितना आवेश है उस पर निर्भर करता है, या आवेश किस प्रकार से वितरित है उस पर निर्भर नहीं करता है। कौन नहीं करता है? विद्युत फ्लक्स। कौन? विद्युत फ्लक्स जो निर्गत होता है वो इसकी आकृति पर निर्भर नहीं, वितरण पर निर्भर नहीं करता है। चौथी बात, छोटी छोटी बातें हैं आपको सीखनी है और इसी के आधार पर आईआईटी जो बड़े बड़े एग्जाम है उसके अंदर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। स्थिति, किसकी स्थिति? आवेश की स्थिति पर फ्लक्स निर्भर नहीं करता, आवेश की स्थिति पर विद्युत फ्लक्स निर्भर नहीं करता। देख लेते हैं, जैसे मान लेते हैं कि ये कोई आकृति है और ऐसी आकृति ये है, इसमें क्यू आवेश यहां पड़ा है, यहां पड़ा है और इसमें क्यू आवेश पड़ा है यहां पे, तो दोनों से जो निर्गत फ्लक्स होगा फाई वो क्यू बटे में एप्सिलॉन नॉट होगा, इससे भी क्यू बटे में एप्सिलॉन नॉट होगा, इससे भी क्यू बटे में एप्सिलॉन नॉट। तो आवेश की स्थिति पर फ्लक्स निर्भर नहीं करता है। आवेश बंद पृष्ठ के अंदर कहीं पे भी स्थित हो फ्लक्स का मान नियत रहता है, बदलता नहीं है। तो निर्भर किस पे करता है वो बात करते हैं। 5 नंबर, आवेश फ्लक्स निर्भर करता है आवेश की मात्रा पे, उस बंद पृष्ठ के अंदर जितना ज्यादा आवेश होगा उतना ज्यादा फ्लक्स होगा। दूसरा, आवेश की प्रकृति पे, आवेश की प्रकृति पे कैसे निर्भर करेगा इसके बारे में हम चर्चा करेंगे आगे। और तीसरा, माध्यम पर हमने बात करी थी स्टार्टिंग में, ये जो गाउस नियम है माध्यम और निर्वात दोनों के लिए लागू वेद रहता है। तो माध्यम में जो फ्लक्स की वैल्यू है वो अलग होगी, निर्वात में अलग होगी, तो इस पे निर्भर करता है। नेक्स्ट, सममिति। सममिति ये थोड़ा सा डीप है, कोई दिक्कत नहीं, आराम से समझो। ये हमारे पास कोई मान लेते हैं घन है और इस घन के कितने फलक होते हैं? 6 फलक। यदि मान लेते हैं इसकी एक फलक पर कोई आवेश क्यू स्थित है तो इससे विद्युत क्षेत्र रेखाएं निकलेंगी। जितनी विद्युत क्षेत्र रेखाएं बाहर निकलेगी उतनी ही विद्युत क्षेत्र रेखाएं अंदर जाएंगी, उतनी ही विद्युत क्षेत्र रेखाएं अंदर जाएंगी। तो इसके कारण जो फ्लक्स होगा, इस घन से गुजरने वाला फ्लक्स होगा, उसको हम बोलेंगे फाई ई इज इक्वल टू 1/2 Q अपॉन एप्सिलॉन। क्योंकि आधा तो बाहर निकल गया, आधा इसमें प्रवेश किया इसने, आधी क्षेत्र रेखा इसमें घुसी है, तो इसका मतलब है फ्लक्स इतना हो जाएगा। अब ये जो फ्लक्स है कितनी भुजाओं से गुजरेगा?
5 भुजाओं से, 5 भुजाओं से नहीं, 5 फलकों से। टोटल 6 फलक होते हैं, एक फलक पर एक भुज स्थित है। तो अब कितने फलक रहेंगे शेष? शेष फलक रहेंगे हमारे पास 5। 5 फलक से गुजरने वाला फलक है, 5 फलकों से गुजरने वाला फ्लक्स कितना होगा? होगा 1/2 Q अपॉन एप्सिलॉन। इसको इकट्ठा लिख दें तो Q/2 एप्सिलॉन नॉट। तो हम बात करेंगे एक फ्लक्स से गुजरने वाला फ्लक्स कितना होगा, तो हम करेंगे Q/5 है तो इसके गुणा में आ जाएगा 10। तो अगर किसी एक फलक के सममित बिंदु पर कोई आवेश स्थित है तो उसके प्रत्येक फ्लक्स से गुजरने वाला फ्लक्स जो है Q/10 एप्सिलॉन नॉट होगा। याद रखना है, ये छोटी छोटी बातें हैं और बहुत काम आएंगी। अब हम बात करते हैं किसी बंद पृष्ठ की। यदि कोई बंद पृष्ठ है, ये कोई बंद पृष्ठ है और इस बंद पृष्ठ के अंदर आवेश 0 है। आवेश क्या है? 0 है। मतलब है Q बराबर 0। Q बराबर 0 है। तो क्या इससे फ्लक्स निर्गत होगा? नहीं होगा। फाई का वैल्यू 0 होगा। यदि किसी बंद पृष्ठ में आवेश 0 है तो उससे गुजरने वाले फ्लक्स की जो वैल्यू होगी वो 0 होगी। अब आवेश का मान 0 कैसे हो सकता है? 0 कब कब होगा? यदि इस बंद पृष्ठ के अंदर कोई द्विध्रुव स्थित है, यानी कि ये -Q है और ये +Q है, दोनों आवेशों की जो योग करेंगे बीजगणितीय योग, तो हमें क्या प्राप्त होगा? Q बराबर 0 प्राप्त होगा। Q बराबर 0 प्राप्त होगा। या हमारे पास आवेशों का वितरण इस तरीके से है, एक -Q है, एक 3 -Q है, एक +4Q। इस प्रकार का आवेश वितरण है और इनका हम बीजगणितीय योग करेंगे तो टोटल जो आवेश आएगा सिग्मा Q वो क्या आएगा? 0 आएगा। और ये 0 आएगा तो आपको पता है कि फाई बराबर सिग्मा Q/एप्सिलॉन नॉट होता है और सिग्मा Q की वैल्यू 0 आ जाएगी तो फाई की वैल्यू भी 0 आ जाएगी। तो इस प्रकार से अगर किसी बंद पृष्ठ में आवेश की जो वैल्यू है 0 है तो निर्गत फ्लक्स की वैल्यू भी 0 होगी। अगर इसके अंदर ऋण आवेश स्थित है, ऋण आवेश स्थित है, मतलब इसके अंदर उपस्थित आवेशों का जो बीजगणितीय योग, अगर मैं यहाँ पे 2Q लिख दूं तो यहाँ पे टोटल सिग्मा Q इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? -2Q आ जाएगा। -2Q आ जाएगा। इसका मतलब है कि इसके अंदर -2Q आवेश उपस्थित है। तो क्या इससे क्षेत्र रेखाएं निकलेंगी या ये क्षेत्र रेखाओं को ग्रहण करेगा? तो विद्युत क्षेत्र रेखाएं इसमें प्रवेश करेंगी। विद्युत क्षेत्र रेखाएं प्रवेश करेंगी, इसका मतलब है फ्लक्स ऋणात्मक है। फ्लक्स क्या है? ऋणात्मक है और इसी को हम बोलते हैं निवेशी फ्लक्स। क्या बोलते हैं? निवेशी फ्लक्स बोलते हैं। फ्लक्स यानी कि विद्युत क्षेत्र रेखाएं बंद पृष्ठ के अंदर प्रवेश कर रही हैं, निवेश कर रही हैं, इसलिए इसको बोलते हैं निवेशी फ्लक्स। और तीसरी बात, इसी के अंदर धनावेश हो, अगर धनावेश हो यानी कि यहाँ पे 8Q होता तो हमारा यहाँ आंसर आता प्लस का 4Q। प्लस का 4Q है, इस पृष्ठ के अंदर +4Q है
तो फ्लक्स क्या जाएगा, बाहर जाएगा, फ्लक्स बाहर जाएगा, तो इसको हम बोलते हैं निर्गत फ्लक्स। बाहर निकल रहा है, निर्गत, निर्गत का मतलब होता है बाहर निकलना, निवेशी का मतलब प्रवेश करना। तो अगर धनावेश किसी बंद पृष्ठ के अंदर है तो फ्लक्स कैसा होगा, निर्गत फ्लक्स होगा। अगर ऋणावेश है तो निवेशी फ्लक्स होगा। अगर शून्य आवेश, आवेश है ही नहीं, जीरो है, तो ना निवेशी है ना ही निर्गत, फ्लक्स होगा ही नहीं, तो निवेशी ना होगा ना ही निर्गत होगा। लास्ट और फाइनल इसी के अंदर हम समझते हैं, अगर समझ में नहीं आए तो कल शाम तक ये वीडियो अपलोड हो जाएगी हमारे YouTube चैनल पे, देख लेना उस पे। तो देखो भाई, लास्ट है घन। घन की विभिन्न स्थितियां हैं। ये हमारे पास कोई घन है, इस घन के केंद्र पर कोई आवेश की स्थिति। तो हमें घन की पहली बातें जान लेनी होगी। फलक कितने होते हैं घन में, 8 होते हैं ना। कोने कितने होते हैं, कोने यानी कि जिसको हम हिंदी में बोलते हैं शीर्ष, ये जो कॉर्नर जो होते हैं ये कितने होते हैं, 8। किनारे, किनारे कितने होते हैं, 12। तो इस स्थिति में इस घन से निर्गत कुल फ्लक्स जो होगा, कुल फ्लक्स फाई वो होगा Q बटे में एप्सिलॉन नॉट के बराबर। यदि हम कहें एक फलक से गुजरे, एक फलक से गुजरने वाला फ्लक्स, एक फलक से निकलने वाला फ्लक्स, तो हम लिखेंगे फाई फलक। फलक कितने हैं, 6, कितने भागों में बंट जाएगा, हम लिखेंगे फाई, जो स्टार्टिंग था 0 लिख रहा हूं मैं, फाई 0 लिख रहा हूं, प्रारंभ में जो था फाई 0 के 6 हिस्से हो जाएंगे, यानी कि Q बटे में 6 एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा। ठीक इसी तरीके से फाई शीर्ष और फाई किनारे, ये आपका होमवर्क है, या अभी मेरे को कमेंट में डालो यहां पे क्या है। आज के लिए बहुत है इतना, आप इनका कमेंट करो, उसके बाद में क्लास खत्म करेंगे। फाई शीर्ष पे कितना होगा, फाई किनारे पे कितना होगा, फ्लक्स का मान किनारे पे कितना होगा, शीर्ष पे कितना होगा। जल्द से कमेंट करें, फाई फलक पे कितना होगा, किनारे पे कितना होगा।